नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले खास खबरें। हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र की खुदकुशी पर विरोध तेज। राहुल गांधी की कुलपति को हटाने की मांग। स्वतंत्र एजेंसी से जांच की उठी मांग। असम में प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद। पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। पूर्वोत्तर के संतुलित विकास का वादा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण बनाएंगे नई पार्टी। पंजाब में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी को मिल सकती है कड़ी चुनौती। बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। कैबिनेट का फैसला। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने किया था वादा। और 25 साल के निचले स्तर पर चीन की विकास दर। दुनिया भर में गहराई मंदी की आशंका। आईएमएफ ने कहा मजबूती के साथ बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। और अब पहली खबर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज हैदराबाद में रोहित के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय के साथ कुलपति का इस्तीफा भी मांगा है। हैदराबाद पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम को भी छात्रों का विरोध झेलना पड़ा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला अब तूल पकड़ चुका है। एक तरफ इस मामले पर जहां हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, तो वहीं इस सबके बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंचे। उन्होंने रोहित के परिजनों से मुलाकात की और छात्रों के साथ एकजुटता भी दिखाई। राहुल गांधी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की। But the conditions for his suicide have been created by the Vice Chancellor and the Minister and the institution. And that means that there is no question, absolutely no question on merits for the Vice Chancellor to remain here. कांग्रेस ने कहा है कि दलित छात्र की आत्महत्या के लिए कुलपति के साथ साथ दोनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय को भी इस्तीफा देना चाहिए। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ ने SC/ST कानून के तहत केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और VC की गिरफ्तारी के साथ 5 मांगे रखी हैं। Going to launch an indefinite strike until our demands are met. Our prime demands are sack Bandaru Dattatreya from the ministry immediately, sack the Vice Chancellor at once, and also arrest all the culprits who are involved in this murder, brutal murder of Rohit Vemula. हालांकि सरकार ने कहा है कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। विरोधी पार्टी के होने के नाते उनको सरकार को कोई सुझाव देना है तो दे देना चाहिए, परंतु राजनीतिकरण ऐसी घटनाओं का नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बीच कांग्रेस के अलावा भी तमाम राजनीतिक दलों ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां दलितों के प्रति सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं BSP और TMC का प्रतिनिधिमंडल भी हैदराबाद के दौरे पर है। सरकार के सहयोगी LJP ने भी दलित छात्र की आत्महत्या की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है। जो भी स्वतंत्र एजेंसी हो उसके द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, मैं स्ट्रेस देके बोलता हूँ, जो भी दोषी हो इसमें, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हों, जिनकी वजह से रोहित को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जो भी दोषी हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद रही। छात्र संगठनों के आपसी विवाद में यूनिवर्सिटी से रोहित वेमुला समेत 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल BJP सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद 5 छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर जाने माने साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने D.Lit की मानद उपाधि अपनी लौटाने का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें ये उपाधि दी थी। वाजपेयी ने कहा है कि उपाधि वापस करके भारतीय लोगों और समाज को संदेश देना दरअसल उनका मकसद है। जी हाँ, और इस मसले पर विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ उर्मिला जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उर्मिला जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस मुद्दे पर अब तक जो डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं, खासकर जब पॉलिटिकल पार्टीज जब मैदान में आ गई हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्षी दल की यही भूमिका है कि दबाव बनाए सत्ता दल पर, या आपको लगता है यहाँ भी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है?
देखिए बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं, मैं देख रहा था आज सवेरे से टेलीविज़न चैनलों पर, बहुत सारे प्राइवेट चैनलों पर भी कहा जा रहा है ये सियासत शुरू हो गई, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात नहीं समझ पाता कि अगर कोई इस तरह का मुद्दा है जो बुनियादी तौर पे सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है, तो उस पर अगर राजनीतिक दल हस्तक्षेप न करें, उस पर सामाजिक संगठन हस्तक्षेप न करें, उस पर राजनीतिक ढंग से बातें न हों, तो किस तरह की बातें होंगी? क्या कर्मकांड होगा? क्या धार्मिक कर्मकांड होगा? उस पर यज्ञ होगा? मेरा ये मानना है कि ये भारत की समाज व्यवस्था का एक बहुत खूंखार सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है, रिलेवेंट है, और जो सदियों से जारी सिलसिला है, उस सिलसिले की यह एक त्रासद कथा, एक ट्रेजिक स्टोरी लिखी गई है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल वो दबाव विपक्ष नहीं, बनाए। मैं कहता हूं सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है। लेकिन नारेबाजी हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी हाईजैक करने की कोशिश नहीं, कर रही मैं है। समझता हूं कि अगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष वहां पर गए, ये अच्छा इनिशिएटिव है, मैं तो इसको बहुत अच्छी बात मानता हूं, क्योंकि वहां उनका उपस्थित होना एक तरह से जो वहां पर असंतोष है, जो आक्रोश है, उसको एक सही दिशा मिलती है कि भाई ठीक है, देश के बड़े नेता भी आपके साथ खड़े हैं, वहां के सामाजिक संगठन खड़े हैं, दलित ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हैं, अंबेडकर के नाम पर बनी संस्थाएं उनके साथ खड़ी हैं। लेकिन ये जो एटीट्यूड है कि साहब इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, अरे जब इस देश की सारी स्थितियों को देखिए आप, अर्थव्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, सभी चीजें राजनीति से तय होती हैं। लोकतंत्र में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण कहा जा रहा है चीज कि पहले दादरी गए थे और अब हैदराबाद चले गए हैं, जैसे कि एक लामबंदी करने की कोशिश की जा रही नहीं, है। दूसरी पार्टियां के सामाजिक लोग क्यों समूहों नहीं जाते? की। मैं कहता हूं कि सत्ता पक्ष के जो बड़े नेता हैं वो भी जाकर बताएं। इसमें कोई सब, मैं तो कहता हूं कि सभी को जाना चाहिए, जाइए और बताइए कि वो अपराध किसने किया है और उस अपराध की सजा क्या होनी चाहिए। अब पहली नज़र में अगर ये देखें कि ये जो सुइसाइड है, कई लोग इसे कह रहे हैं कि दरअसल ये हत्या है, जैसे हालात पैदा किए गए। राहुल गांधी ने भी ये कहा कि लगता तो है ये सुइसाइड, लेकिन दरअसल हालात ऐसे पैदा किए गए कि उसके पास मरने के अलावा कोई और चारा नहीं था। फिलहाल आपको लगता है कि जो जिम्मेदारी महसूस हो रही है, क्या बीजेपी को लग रही है कि दो जो मंत्री हैं वो इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं? एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से जो है लगातार, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं रिपोर्ट देख रही हूँ जिसमें लिखा है कि न सिर्फ कि एक लेटर भेजा एचआरडी मिनिस्ट्री ने, बल्कि 4 रिमाइंडर्स भेजे कि जो वीआईपी लेटर दत्तात्रेय साहब ने जो भेजा था उस पर क्या हुआ, क्या अमल हुआ या नहीं हुआ? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो मौजूदा घटना है, इस घटना पर मैं आऊँगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो कुछ वहाँ हुआ है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये हमारे देश में सदियों से जारी सिलसिले का दुखांत है, जैसा मैंने कहा। और भारत के विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान इस तरह की जो एट्रोसिटीज़ हैं दलित आदिवासी छात्रों पर, वो लंबे समय से, कोई ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है, कोई बड़ा शैक्षिक संस्थान नहीं है जो दलित आदिवासी प्रतिभाओं के कत्लगाह नहीं है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल, बिल्कुल उनकी प्रतिभा के वे कत्लगाह बने हुए हैं, ये मैं बिल्कुल सोच समझकर इस्तेमाल कर ऑन रहा रिकॉर्ड कह हूं। रहे हैं आप बिल्कुल, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में देखिए घटनाएं किस तरह की घटी हैं। अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लिया जाए तो वहां दलित छात्रों के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, आत्महत्या तक हुई है, बहुत सारे आईआईटीज में ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे भारत के विश्वविद्यालयों में हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने स्वयं देखा है। और देखिए, माफ कीजिएगा, इसमें किसी एक पार्टी के लोगों का केवल कसूर नहीं है, ये पूरी व्यवस्था कुल मिलाकर लेकिन उमेश दलितों जी, के लिए। यहाँ इसका सिलसिलेवार तरीके से ये भी देखना होगा कि एबीवीपी की शिकायत पर जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो शिकायत करते हैं एचआरडी मिनिस्ट्री को। एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी को लिखती है। तो इसमें आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक पार्टी या एक सरकार इसमें जिम्मेदार नहीं है? नहीं, मैं जनरलाइज कर रहा हूं। जो सिलसिला यह है एट्रोसिटीज का, जो प्रतिभाओं को खत्म किया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उस मामले में मैं कह रहा हूं। मैं अगर हैदराबाद की घटना पर आऊंगा तो निश्चित रूप से यहां तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि इसका केवल सूत्र एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट्स है, एकेडमिक जो संस्थान है, उनके प्रोफेसर्स, एकेडमिशियन, वाइस चांसलर वहीं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल आपका सवाल जायज है कि भाई इसमें तो साक्ष्य हैं, इसमें तो प्रथम दृष्टया प्रमाण है कि एक माननीय केंद्रीय मंत्री बाकायदा खत लिखते हैं कि कार्रवाई की जाए, देशद्रोही गतिविधियां वहां चल रही हैं, वहां समाज विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, और उसके बाद कार्रवाई होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर यह प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पहचान का सवाल जो है यहाँ पर वो मजबूती के साथ लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी भी छात्र के साथ किसी भी कैंपस में इस तरह की वारदात हो सकती थी। नहीं, देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारत के
जो एकेडमिक संस्थान है, चाहे वो जितने रिप्यूटेड क्यों ना हो, दलित आदिवासियों के प्रति उनका एटीट्यूड अच्छा यही नहीं। है। और ये निरंतर ये सिलसिला बढ़ रहा है। लोकतंत्र समृद्ध हो रहा है, लेकिन दलित आदिवासियों के प्रति जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, अर्थव्यवस्था में हो, चाहे राजनीति में हो, उनका एटीट्यूड लगातार क्रूर और बर्बर होता जा रहा आरक्षण है। कहीं ना कहीं इसमें एक फांस की तरह लगातार बना हुआ है कि ये लोग आरक्षण लेकर आते हैं, ये लगातार जो है लेकिन ये वो प्रतिभाएं हैं जो अपने बल बिल्कुल, पर अपने काम बल पे करती ये मैं हैं। दूसरे समूह की बात कर रही हूँ जो कि एम्स में देखिए, एम्स में जिन लड़कों के दाखिले हुए और जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी उमेश हैं जी, इस अतीत वक्त में। आरपी सिंह जो है नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आरपी सिंह जी, अगर वरिष्ठ पत्रकार उमेश जी की बातें आप सुन रहे हो, वो ये कह रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से नजर आता है कि किस तरह से खासकर बीजेपी पार्टी के ऊपर इस बात का आरोप ये लग रहा है कि कैसे जो है वो पत्र लिखे गए, दबाव बनाया गया ताकि जो है इन छात्रों को हॉस्टल से निकाला जा सके। वो पत्र किस विषय में लिखे गए थे? वो पत्र इस विषय में लिखे गए थे कि और यकूम मेरन पैदा होंगे। वो इसलिए लिखे गए किसी को आप निकालो, इसलिए लिखे गए कि आपके कैंपस में, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर इस प्रकार की गतिविधि होगी, क्या कैंपसेस हम इस प्रकार के बच्चे चाहते हैं जो यकूम मेरन पैदा करने, यकूम मेरन और पैदा करने की बात करेंगे देश के अंदर? तो विषय तो ये था, उसमें ये नहीं था कि ये अमुक बच्चा जो अमुक बच्चा, किसी बच्चे के खिलाफ एक्शन लो। वो तो कि अपने यहाँ जो इस प्रकार की गतिविधि उस पर चेक लगाओ, उस पर देखो, चिंता करो, उस पर ध्यान करो। ये किसी दलित बच्चे को लेकर या किसी एक प्रति एक जाति के बच्चे को लेकर कोई विषय नहीं था उसमें। तो आरपी सिंह जी ये बताइए कि अगर किसी स्टूडेंट के, किसी छात्र के या समूहों के एक विचार हैं, एक तरह के विचार हैं जो शायद मेल नहीं खाते मेन स्ट्रीम विचार से, तो क्या निकाल दिया जाएगा, सोशल बॉयकॉट होगा? कल मैं अगर ये कहूं कि मैं देश के अंदर गोली मारकर काम करूंगा तो विचार आप मंजूर करेंगे क्या? मैं देश के अंदर आतंक फैलाकर काम करूंगा, आप उसको मंजूर करेंगे क्या? ऐसे तो फिर आप जो ये हम लोग इतनी लड़ाई पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, किस बात की लड़ रहे हैं जी? ये जो बार बार आतंकवादी देश में आते हैं उनको हमको माला डालकर स्वागत करना चाहिए लोगों का। आप क्या बात कर रही हैं? बात यह है कि किस प्रकार के विचार, क्या आप देश के जो संविधान है उसके भीतर रहते हो, जो मर्जी विचार प्रकट करें, परंतु देश के संविधान के बाहर जाकर, देश की मर्यादाओं को तोड़कर, देश के एक नॉर्म से उसको परे हटकर, ताक में रखकर फिर आप बोले कि नहीं हम तो यकूम मेरन की चिंता करेंगे, यकूम मेरन जैसे और पैदा करेंगे यकूम मेरन। नहीं उमलेश जी, क्या वाकई ये मर्यादा और संविधान का सवाल है? नहीं, ये देखिए, यहाँ पर याकूब मेनन की जो चर्चा कर रहे हैं आरपी सिंह, माफ़ करेंगे, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, एक सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। और जिस संदर्भ में वो लेटर लिखा गया था, ये बात सही है कि उस समय कोई जुलूस वहाँ निकला था और किसी भी इस देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक अधिकार संगठन को या छात्र संगठन को अधिकार है किसी भी विषय पर आपसे बिल्कुल अलग राय रखने का, और वो देशद्रोह नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन लड़कों के लिए कानून भी है फिर। जी, और कानून है, स्वयं मुकदमा कीजिए। और दूसरी बात यह है कि इन लड़कों से कोई शारीरिक झड़प हुई थी, उसके सिलसिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो सत्तारूढ़ दल का संगठन है, छात्र संगठन है, उससे झगड़े हुए थे। उन झगड़ों के कॉन्टेक्स्ट में भी ये पत्र दर्ज है, और पत्र की लाइनों को अगर आप देखिए माननीय राज्य मंत्री के, उसमें भी ये बात है, एबीवीपी का जिक्र उसमें है उस लेटर में। मैंने स्वयं वो लेटर पढ़ा है ठीक से, आरपी सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्वयं पढ़ें। उसमें उस झड़प का जिक्र है जो एबीवीपी के लड़कों के साथ इन अंबेडकर समर्थक, अंबेडकर समिति के सदस्यों की जो लड़ाई हुई है। और उसके बाद ही वाइस चांसलर साहब ने आक्रामक ढंग से उन छात्रों के खिलाफ कदम उठाए, उनको बाहर किया, और बाहर नहीं किया, हॉस्टल से उनको बेदखल किया गया। ये सारी गतिविधियां की गई, कई महीने से उनकी फेलोशिप रोकी गई थी। और तथ्य यह है कि पहले उनको माफ कर दिया गया था और उसके बाद कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने ये पाया कि इन लड़कों को जिस आरोप में बाहर किया गया वो आरोप सही नहीं है, उन्होंने कोई शारीरिक हमला नहीं किया किसी पर। इसके बाद जब मंत्री खत लिखते हैं और वो आता है मानव संसाधन मंत्रालय से फॉरवर्ड होकर आता है, तब वाइस चांसलर महोदय कदम उठाते हैं, उनको फिर से बाहर कर दिया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो फिलहाल ये हमारी पहली खबर थी, एक छोटा सा ब्रेक। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
असम में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रचार अभियान का बिगुल फूंका। असम के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की तरक्की के लिए सभी क्षेत्रों का विकास जरूरी है। विकास की नई ऊंचाइयों वाला आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? तेज गति से बढ़ता आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? आसाम ऐसा हो जहां नौजवान को रोजगार हो, ऐसा आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? असम दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। कोकराझार और गुवाहाटी में रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने असम के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। संतुलित विकास पर जोर देते हुए उन्होंने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। क्या नहीं है मेरे भाइयों बहनों, क्या नहीं? इतनी प्राकृतिक संपदा है, पानी का भंडार है। आसाम की स्थिति किसने पैदा की, क्यों पैदा की? और इसलिए आसाम के लोगों के मन में विचार आना बहुत स्वाभाविक है। अब हमें आसाम ऐसे ही रहना देना है कि आगे बढ़ता आसाम चाहिए हमें। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी आईआईटी के नए भवन की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवान रोजगार चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने असम के कोकराझार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की घोषणा भी की। इस साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी से निकाले गए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनौती देंगे। इसके लिए जल्द ही नए राजनीतिक दल का गठन हो सकता है। स्वराज अभियान के एक वरिष्ठ नेता ने इस बारे में जानकारी दी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव से ठीक पहले ऐसे समय पर यह फैसला लिया है, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनाव जिताने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। पार्टी से निकलने के बाद दोनों ने स्वराज अभियान नाम से एक संस्था बनाई थी। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस बीच पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता का बयान आया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीडीपी ने अब गठबंधन सरकार चलाने के एजेंडे पर केंद्र सरकार से ठोस आश्वासन की मांग की है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी ने ईमानदारी से अपनी शर्त बीजेपी के सामने रख दी है और अब बीजेपी को ही इस पर अंतिम फैसला लेना है। पीडीपी को रोटेशनल सीएम मंत्रिमंडल में बीजेपी के ज्यादा मंत्रियों की मांग पर एतराज है। वहीं जल विद्युत परियोजनाओं की वापसी, सूबे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, बाढ़ राहत के काम में केंद्र से ठोस पहल की भी ये सब मांगे कर रही है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा के लिए नई काडर सेवा शुरू करने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने कहा है कि पाकिस्तानी सीमा को बीएसएफ के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी से आतंकी हमलों को रोका जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक अलग सेवा को शुरू करने पर जोर दिया है। उन्होंने गाजियाबाद में एनआईए दिवस के मौके पर ये बात कही। पठानकोट हमले के मद्देनजर गृहमंत्री के इस बयान को अहम माना जा रहा है। ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए अभिशाप है। दुनिया का हर देश एक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करना चाहता है, विकास के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। तो उस विकास के लक्ष्य को भी हासिल करने में यह टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, यह सब बाधक हैं। इसलिए हम सभी को मिलजुल कर इस पर विजय प्राप्त करनी है। इस बीच एनआईए के ही कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की बदौलत पठानकोट जैसा हमला रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल में जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब के दीनानगर में हुए आतंकी हमलों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई जगह बेहद खामियां हैं और इसकी सुरक्षा सिर्फ बीएसएफ के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भरोसा जताया है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। जिस तरह की आवाजें वहां से निकल रही हैं, लगता तो ऐसे है कि भाई शायद इस बार वो कुछ करेंगे, शायद इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से करेंगे, क्योंकि टेररिज्म से आज के दिन सारा विश्व तंग है
और एक अड्डा पाकिस्तान भी है, तो यहाँ पे समाप्त करना सारे विश्व की जिम्मेदारी भी है। इस बीच मंगलवार को पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में ही गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का एनआईए हेडक्वार्टर में लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ। एनआईए पठानकोट एयरबेस में इस साल की शुरुआत में हुए आतंकी हमलों के सिलसिले में सलविंदर सिंह की भूमिका की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार की महागठबंधन सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आज ये फैसला लिया। इस फैसले के तहत राज्य सरकार की सभी नौकरियों में सभी पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने आरक्षित और गैर आरक्षित कोटि में भी महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला लिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने आरक्षण देने का वादा किया था। दिल्ली में करोड़ों की लागत से बने बस रैपिड ट्रांजिट यानी कि बीआरटी को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसे तोड़ने पर करीब 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शीला सरकार के वक्त मूलचंद से अंबेडकर नगर तक बीआरटी कॉरिडोर बना था। 150 करोड़ रुपए की लागत से बने बीआरटी कॉरिडोर पर पहला हथौड़ा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चलाया। इसके साथ ही करीब 6 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को तोड़ने का काम शुरू हो गया। जनता की सुविधा के लिए इसे रात में तोड़ा जाएगा। बीआरटी को लेकर लोगों की कई शिकायतें थी। 2 साल पहले जब बीआरटी थी, मेरी मदर को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मेरी मदर की जाम की वजह से डेथ हो गई थी। परेशानी ये है कि जैसे स्टैंड बीचों बीच बना दिए हैं, कोई अंधा आदमी है, कोई वैसे हैंडीकैप्ड है, कोई भी है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। बीचों बीच उतार देते थे। पूरे एरिया की पब्लिक खुश है इससे। और ये तो बीआरटी कम, ये बुलेट ट्रांजिट रैपिड सिस्टम ज़्यादा था। यार इतने इसमें लोगों के वो दुर्घटना में मृत्यु हुई है कि पूरे दिल्ली में नहीं होगी। बीआरटी का निर्माण साल 2002 में शुरू हुआ था। पहले चरण में मूलचंद से अंबेडकर नगर तक ये बना। इसे दिल्ली गेट तक बढ़ाने का प्रस्ताव था। दिल्ली में ऐसे 5 और कॉरिडोर बनने थे। पीक टाइम में करीब 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को पार करने में पौने घंटे का समय लगता था। 2013 में कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी। दुनिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है उससे सीखो, लेकिन उसे दिल्ली के हिसाब से लागू करो। जर्मनी के हिसाब से, स्विट्जरलैंड के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से, यूरोप के हिसाब से लागू मत करो। यहाँ पे ये बीआरटी में यही करा इन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का मानना है कि तोड़ने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। जहाँ उनको लगता है कॉन्सेप्ट अच्छा है वहीं पर कर दे, लेकिन इसको तोड़ने से नेचुरली एक एक्सेप्टेंस है कि फेलियर हुआ है, पर इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर भी वो करेंगे उनको इम्प्लीमेंट विद द पुलिस करना ही पड़ेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो बीआरटी की तकनीकी खामियों को दूर कर इसे फिर से लागू करेगी। बीआरटी का मकसद तो लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवाने का था, जो पूरा तो हुआ नहीं, तो केजरीवाल सरकार ने इसे यहाँ से तोड़कर किसी दूसरी जगह पर बनाने का विचार किया है। लेकिन ये कामयाब तो तभी होगा जब खुद जनता में ट्रैफिक को लेकर अनुशासन आएगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली में निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये फैसला उन स्कूलों पर लागू होगा जिन्हें डीडीए से जमीन मिली है। हाईकोर्ट ने आज ये आदेश दिया। कोर्ट ने इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीडीए से कार्रवाई करने को भी कहा। अगर कोई स्कूल हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है तो शिक्षा निदेशालय उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। कोर्ट ने आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया। ये फैसला एक एनजीओ की जनहित याचिका पर आया। इस फैसले का असर 400 से ज्यादा निजी स्कूलों पर पड़ेगा। और चीन की आर्थिक वृद्धि दर पिछले 25 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। 2015 में चीन की विकास दर 6.8% रही। 1990 के बाद विकास दर में इतनी बड़ी गिरावट आई है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये अच्छा मौका साबित हो सकता है। बीते 2 साल से मंदी से जूझ रही चीन की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विकास दर के लिहाज से आगे रहने वाला चीन अब पिछड़ रहा है। बीते 25 साल में इसकी विकास दर सबसे निचले स्तर पर है। 2015 में चीन के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के मुताबिक इसकी आर्थिक वृद्धि 6.8% रही, जबकि 2014 में यह 7.3% थी। तिमाही आधार पर भी चीन की ग्रोथ रेट घटी है।
2015 में जुलाई से सितंबर की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.9 थी, जबकि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में ये 6.8% पर आ गई। जानकारों के मुताबिक विकास दर में गिरावट चिंताजनक होने के साथ साथ मंदी की आशंका भी पैदा कर रही है। The big concern, though, is if you take the quarter-on-quarter data of 1.6% and annualize it, then you come up with an annual growth rate, an annualized growth rate of 3.2%. Now, that is dangerous. Look at the trend. The trend is saying severe slowdown. That's the worrying bit. हालांकि चीन ने अर्थव्यवस्था के जल्द पटरी पर लौटने का भरोसा जताया है। 升值的这个表现啊，在中国的一个表现，因为美元的升值呢，带来了人民币的贬值。 विकास दर के लिहाज से चीन का पिछड़ना भारत के लिए अच्छा संकेत साबित हो सकता है। इस मौके का फायदा उठाकर भारत विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ व्यापार के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो चीन में अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर है। भारत के लिए ये स्थिति अच्छी भी हो सकती है। IMF के मुताबिक दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत की विकास दर 7% से ज़्यादा बनी रहेगी। IMF के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.3% रहने की उम्मीद है। वहीं अगले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 7.5% पर पहुंच सकती है। IMF ने वैश्विक विकास दर का अनुमान घटा दिया है। अगले साल ये दर 3.4% रहने की संभावना है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक नज़र देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। नमस्कार। दिल्ली की एक अदालत ने भावना अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। भावना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भावना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सिहाई फेंकने के बाद हिरासत में लिया गया था। दिल्ली में लोगों के लिए सफर और महंगा होने वाला है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। पेट्रोल 96 पैसे और डीजल 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। मुंबई की मकोका अदालत ने पत्रकार जेडे हत्या मामले में छोटा राजन की हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने सीबीआई को छोटा राजन से पूछताछ की इजाजत दे दी है। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। कोलकाता हिट एंड रन मामले में अदालत ने 2 आरोपी शाहनवाज और जॉनी को 30 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मंगलवार को एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान एक कार की टक्कर से वायुसेना के एक अधिकारी की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। हिडमापारा गांव के जंगल के सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ये नक्सली मारा गया। बस्तर में 2 और नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंगलवार को राजपथ पर आर्मी डॉग स्क्वाड ने परेड रिहर्सल की। फ्रांस की सैनिक टुकड़ी भी इस बार परेड में हिस्सा ले रही है। तमिलनाडु में सरकारी सेवाएं अब आम जनता तक और आसानी से पहुंच सकेंगी। मुख्यमंत्री जयललिता ने राज्य में अम्मा कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जिससे शिकायतों का जल्द निपटारा किया जा सकेगा। अम्मा कॉल सेंटर 24 घंटे काम करेगा। जेल में सजा काट रहे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद लंदन में ऑपरेशन करा सकेंगे। मोहम्मद नशीद आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेल में हैं। मालदीव की सरकार ने उन्हें लंदन जाने की इजाजत दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने स्कूल, अदालत और बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर हिजाब पहनने पर पाबंदी का समर्थन किया है। उन्होंने साफ किया कि फ्रांस की तरह ब्रिटेन में हिजाब पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले ही दौर में बाहर हो गए हैं। नडाल को स्पेन के फर्नांडो वर्डेस्को ने हराया। करीब 4 घंटे 41 मिनट तक चले इस मुकाबले में शुरुआती 2 सेट हारने के बाद फर्नांडो ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए जीत अपने नाम की।